हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू सोल्यूशन बाय सौरभ। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि आप किसी भी एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हो। एक्टिव पैसिव जो आपका है बेसिक, बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बेसिक चीज़ है। इसको आप बहुत ही आसानी से 20 से 25 मिनट में बहुत ही आसानी से जीरो से स्मार्ट लेवल तक सीख सकते हो। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही रहती है कि बच्चे एक ही टॉपिक को पूरे साल भर उसको लिए चलते रहते हैं। एक टॉपिक को साल भर पढ़ने से बेहतर है हम उसी टॉपिक को बढ़िया से 20-25 मिनट देके खत्म कर दें और उसको हमको दोबारा देखने की जरूरत ना पड़े। तो शुरू करते हैं आज की वीडियो में। आज की वीडियो के बाद आपको एक्टिव पैसिव से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं बचेगी। इस वीडियो को शुरू करने से पहले दो प्रॉमिस, एक प्रॉमिस हम आपको देते हैं, दूसरा प्रॉमिस आप हमको दीजिए। पहले आप प्रॉमिस आप हमको कीजिए कि आप ये वीडियो पूरी देखेंगे। मैं प्रॉमिस आपसे कर रहा हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। कहां पर बच्चे फंसते हैं, किस चीज में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम होती है, ये सब आज हम कवर करेंगे आज की। तो सबसे पहले एक्टिव और पैसिव को हिंदी में समझते हैं। जैसे कि हमने आपके सामने लिख दिया कि राम आम खा चुका है। मैंने आपके सामने लिखा राम आम खा चुका है। हमने कहा इसका पैसिव वॉइस बताइए। तो पैसिव वॉइस में आप लिखोगे कि आम को राम के द्वारा खाया जा चुका है। खाया जा चुका है। यानी आपका एक्टिव वॉइस कहता है कि राम आम खा चुका है, जो नॉर्मल हम लोग बातचीत करते हैं, कम्युनिकेशन करते हैं। और पैसिव वॉइस आपका है आम को राम के द्वारा खाया जा चुका है। अगर हम आपको इसको रिलेट करने के लिए बताएं तो जैसे आप सबने बालवीर देखा होगा, तो बालवीर में आपकी डूबा डूबा तौबा तौबा है ये दोनों। तो किस तरह से बात करते हैं कि है बड़ा मक्कार वह बालवीर, यानी वो शब्दों को एक क्रम से नहीं चलते, यानी वो कर्ता के बाद आपकी हेल्पिंग वर्ब, फिर उसके बाद मेन वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट वाला उनका सीन नहीं रहता है। नहीं, वो शब्दों को इधर उधर कर देते हैं, यानी पैसिव वॉइस। यानी कहने का मतलब है जब आप सब्जेक्ट के बाद आपका जो इसका ट्रांसलेशन करें तो हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट, वो क्रम को चेंज कर दें। ऑब्जेक्ट को पहले ले आए, सब्जेक्ट को बाद में ले जाएं, है ना। जैसे अगर इसका ट्रांसलेशन करें तो आपका आएगा राम हैज ईटन ए मैंगो, ठीक है। और इसका ट्रांसलेशन करें तो ए मैंगो हैज बीन ईटन बाय राम। ये आपका कैसे ट्रांसलेट हुआ, ये आपका कैसे एक्टिव से पैसिव में चेंज हुआ, इसकी पूरी चर्चा हम करेंगे। अभी आपको इतना समझना है कि हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को उठा के सब्जेक्ट बना दिया, सब्जेक्ट को उठा के ऑब्जेक्ट बना दिया, और इस सब्जेक्ट से पहले क्या लगा दिया, बाय। ओके, यहां तक कि आपको चीजें क्लियर हो गई हैं कि एक्टिव और पैसिव में एग्जैक्ट डिफरेंस क्या होता है। और इसमें नोटेबल पॉइंट एक दो चीजें हैं, उनको पॉइंट आउट कर लीजिए आप। क्या है इसमें कि जब आप पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसमें हमेशा मेन वर्ब की आप थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। हमेशा आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना होता है। इस बात को आप बिल्कुल गांठ बांध के रख लीजिए। या आप यूं कह लें कि पैसिव का मतलब ही होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी आपका कोई भी टेंस आ जाए, कोई भी सेंटेंस का वाक्य हो, अगर आप उसको पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हो तो आपको मेन वर्ब की जगह पे थर्ड फॉर्म का ही यूज करना होता है। और इसमें क्या नोटेबल चीजें हैं कि आप सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, और सब्जेक्ट के पहले क्या लगा देते हैं, बाय। ओके, अब हम शुरुआत करते हैं अपना एक्टिव और पैसिव वॉइस कैसे कन्वर्ट करते हैं। एक्टिव और पैसिव वॉइस को बहुत ही आसान तरीके से समझने के लिए, जैसा तरीका आपको पूरे YouTube पे कहीं भी नहीं मिलेगा, उस तरीके को जानने के लिए सबसे पहले हम आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिख रहे हैं। जैसे कि हमने आपके सामने लिखा कि रोहन इज ईटिंग ए मैंगो। आपके सामने हम 3 एग्जांपल्स लिखेंगे जिसमें हम रोहन को आम खिलाएंगे, और उसी से आपको सभी डाउट्स दूर हो जाएंगे। हमने दूसरा वाक्य लिखा रोहन एट ए मैंगो। ओके, हमने तीसरा एग्जांपल आपके सामने लिखा रोहन will
हैव ईटन ए मैंगो। हमने इन तीनों सेंटेंसेस में रोहन को ही आम हमने खिलाया है। अब देखिए क्या हम आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं। अभी आप समझिए, आपको हम इस तरह से लेके चल रहे हैं कि आपको एक्टिव पैसिव का कुछ भी नहीं पता है, ए भी नहीं पता है, बस आप केवल सुनते जाइए चीजों को। आपको पता है, अभी हमने बताया कि हम ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना लेते हैं। नहीं, आपको ये चीज समझ में आ गई कि हम ए मैंगो पहले उठा के लिख लेंगे। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी हम ए मैंगो उठा के सबसे पहले लिख लें। ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाते हैं, यानी हम ए मैंगो उठा के सबसे पहले लिख लें। यानी इससे आपको एक चीज क्लियर हो गई कि टेंस हमारा कोई भी हो, हम ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट में चेंज कर लेते हैं। फिर हमने बताया हम सब्जेक्ट को लास्ट में ले जाते हैं, फिर रोहन हमारा सबसे लास्ट में आएगा। यहाँ पर भी हमारा सब्जेक्ट जो भी होगा वो रोहन है, वो वहां पे आपका लास्ट में आएगा। यहाँ पर भी आपका रोहन है, वो भी आपका बिल्कुल लास्ट में आना ही आना है। बिल्कुल आप केवल और केवल सुनते जाइए, ये तरीका आपको कहीं भी नहीं मिलेगा पूरे वाईटी पर कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, कितनी आसानी से आप इसको समझ सकते हैं। अब हमने आपको बताया कि सब्जेक्ट से पहले आपका क्या लगता है, बाई। यानी हमको ये तीन चीज क्लियर हो गई कि हमको ये तीन चीज कोई भी आपका सेंटेंस आ जाएगा हमको करना ही पड़ेगा। फिर हमने एक चीज आपको और बताई थी कि पैसिव वॉइस का मतलब ही होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। यानी हमारा कोई भी सेंटेंस हो, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है, ये आपका पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, और ये आपका फ्यूचर परफेक्ट का टेंस है। कोई भी आपका टेंस क्यों ना आया हो, जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही आएगी। आप इन तीन चार चीजों को बिल्कुल रख लीजिए। तो इसमें ईटिंग की थर्ड फॉर्म ईटेन, इसमें एट की थर्ड फॉर्म ईटेन, और इसमें ऑलरेडी ईटेन है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं, हमें ईटेन ही लिखना है। यानी हमको ये चीज और क्लियर हो गई कि इतनी चीजें जो मेरी हैं वो इक्वल रहती हैं, यानी हमको कोई भी चेंजेस नहीं करना है। कोई भी आपका टेंस हो जाए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, उससे पहले आपका बाई। ठीक है। अब इसमें चेंजेबल क्या है, जो प्रॉब्लम करता है बच्चों को, वो करती है हेल्पिंग वर्ब। इस हेल्पिंग वर्ब की कहानी को अगर हम समझ लें, एक्टिव पैसिव हमारा पूरी तरह से खत्म हो जाता है। तो इस हेल्पिंग वर्ब की कहानी क्या कहती है कि हमारा जब प्रेजेंट का, ये चीज हम आपको अभी डिस्कस करेंगे कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका क्या लग जाएगा, इज बीइंग। आपका पास्ट इंडेफिनिट केस में आपका क्या लग जाएगा, वाज वर। ये आपका फ्यूचर परफेक्ट है तो इसमें आपका विल हैव बीन यूज होता है। अब हम इस हेल्पिंग वर्ब का यूज कब, कहां और क्यों करेंगे, किस टेंस में हमें किस हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है, अगर हम इस पे थोड़ा ध्यान दे दें तो हमारी जितनी भी जो प्रॉब्लम आती है हमको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करने में, वो प्रॉब्लम हमको आगे ना आए। यानी देखिए आपका चेंजेबल केवल इतना है, इस चेंज जो आपका हिस्सा चेंजेबल हो रहा है, अगर हम उस पर थोड़ा सा ध्यान दे दें तो हमारी सभी प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगी। तो अभी आपको एक लिस्ट दिखेगी, उसमें आपका कौन सा टेंस पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगेगी, बस आप उसको 4-5 बार मेरे साथ ही पढ़ लीजिएगा, तुरंत आपको याद हो जाएगा। और फिर अगले 10 मिनट में हम उसके कुछ एग्जांपल्स करेंगे और आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस जो आपका बिल्कुल जीरो पे, आपको से कभी स्मार्ट लेवल पर और कब आप एडवांस लेवल पे पहुंच गए आपको भी अंदाज नहीं लगेगा। आप सामने देख पा रहे हो कि जैसे कि अगर हमारा कोई टेंस आ जाता है प्रेजेंट इंडेफिनिट का, देखिए प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में जब पैसिव वॉइस बनाएंगे उसकी, तो उसमें हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी होगी इज, एम, आर। ओके। प्रेजेंट इंडेफिनिट का हमारा कोई भी वाक्य आएगा तो हम उसमें जो हम पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो उसके साथ हम हेल्पिंग वर्ब का जो यूज करेंगे उसमें हम लगाएंगे इज, एम और आर। क्लियर। अगर हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस आ जाता है तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आपका इज और एम और आर ऑलरेडी लगा होता है, कंटिन्यूअस में इज, एम, आर ऑलरेडी दिया होता है, और कंटिन्यूअस में आपको पता है हम आईएनजी का यूज करते हैं, और जब हम पैसिव बनाते हैं तो मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखते हैं। तो इस आईएनजी को लगाने के लिए, आईएनजी को आप ऐसे तो लिख नहीं दोगे, तो इस आईएनजी का यूज करने के लिए हम बी वर्ब का यूज करते हैं। तो हमारा हो जाता है इज बीइंग, आर बीइंग और एम बीइंग। तो हमारा जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का हमारा जो भी हमारा वाक्य होगा उसके जब हम पैसिव बनाएंगे तो हमारा इज बीइंग, एम बीइंग और आर बीइंग हो जाता है। अगर हमारा टेंस आ जाए प्रेजेंट परफेक्ट का,
तो प्रेजेंट परफेक्ट में आपको पता है हमारी हेल्पिंग वर्ब ऑलरेडी होती है हैज और हैव। हैज और हैव ऑलरेडी हेल्पिंग वर्ब हमारे टेंस में होती है, तो प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं हैज बीन और हैव बीन। ठीक है, अब आपको चीजें बिल्कुल 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 क्लियर हो रही होंगी कि हम कौन सी हेल्पिंग वर्ब किस टेंस में यूज करते हैं। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की अगर बात आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में मेरे बच्चे इस वाक्य की पैसिव वॉइस ही नहीं बनती है। लेकिन बच्चे इतने काबिल होते हैं कि एग्जाम में कोई भी टेंस आ जाता है वो उसकी भी पैसिव बना के चले आते हैं, कुछ ना कुछ वो जरूर बना देते हैं। लेकिन याद रखिएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस वाक्य की पैसिव वॉइस बनती ही नहीं है। अगर कोई भी आपका टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का आ जाए तो आप लिख के आइए इस वाक्य की पैसिव वॉइस नहीं बनती है। पास्ट इंडेफिनिट पे अगर हम आए तो जिस तरह से प्रेजेंट इंडेफिनिट में आपका इज एम आर यूज हुआ है उसी प्रकार से पास्ट इंडेफिनिट में आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज और वर का यूज होता है। चीजें क्लियर हो रही है? पास्ट और वर का यूज होता है पास्ट इंडेफिनिट के वाक्यों में जब हम उसकी पैसिव बनाते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो सेम हमारा वाज और वर तो ऑलरेडी लिखा होता है, लेकिन जैसे हमने कंटीन्यूअस में प्रेजेंट कंटीन्यूअस में आईएनजी को हम बीइंग बीइंग लगा के यूज किए थे, ऐसे ही हम बीइंग का यूज वाज के साथ और यहाँ पे बीइंग का यूज वर के साथ कर लेते हैं। तो पास्ट कंटीन्यूअस में आपकी हेल्पिंग वर्ब वाज बीइंग और वर बीइंग लगती है। और पास्ट परफेक्ट की बात करें तो इसमें आपकी हेल्पिंग वर्ब हैड होती है, उस हैड के साथ हम बिल्कुल बीन लगा देते हैं। ठीक है, इसको भी आप बहुत आसानी से याद कर सकते हैं। पहले हम इसका पूरा कवर कर ले। पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस की बात करें तो इस वाक्य की भी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, यानी अभी तक आपने दो टेंस ऐसे पढ़ लिए हैं कि जिसकी पैसिव वॉइस आपकी नहीं बनती है। फ्यूचर इंडेफिनिट पे अगर हम आए तो फ्यूचर इंडेफिनिट में आपकी हेल्पिंग वर्ब विल और शैल ऑलरेडी यूज में होती है। विल और शैल ऑलरेडी यूज में होती है, तो इसमें हम हेल्पिंग वर्ब बी और बी फॉर्म का यूज कर देंगे। फ्यूचर कंटीन्यूअस की बात करें हम तो फ्यूचर कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस नहीं बनती है, यानी अभी तक आपको तीन टेंस ऐसे मिल चुके हैं जिनकी पैसिव वॉइस हम नहीं बनाते हैं। अभी इसको वन बाय वन हम बहुत ही आसानी से समझेंगे। ओके, फ्यूचर परफेक्ट की बात करें हम तो फ्यूचर परफेक्ट में आपका विल हैव और शैल हैव दो हेल्पिंग वर्ब आपको ऑलरेडी उसमें लिखी मिलती हैं टेंस में। तो जब आप इसकी पैसिव वॉइस बनाते हो तो इसमें भी आप बीन और बीन ऐड कर देते हो, इसकी पैसिव वॉइस हो जाएगी आपको विल हैव बीन और शैल हैव बीन। और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस की पैसिव वॉइस भी नहीं बनती है, यानी आपके टोटल टेंसेस होते हैं 12, उस 12 में 4 की पैसिव वॉइस बनती नहीं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, फ्यूचर कंटीन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस के 4 टेंस ऐसे हैं इनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है। अब इसको हम किस तरह से याद कर सकते हैं, बहुत ही ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट की हमने बात की तो इज एम आर, पास्ट इंडेफिनिट की बात की तो वाज वर और फ्यूचर इंडेफिनिट की बात की तो विल बी शैल बी। ओके, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात की तो हमने इज एम आर ऐसे लिखा, पास्ट कंटीन्यूअस की बात की तो वाज वर ऐसे लिखा और फ्यूचर कंटीन्यूअस तो बनती नहीं। तो कंटीन्यूअस में क्या है, आपको आईएनजी का यूज करने के लिए बीइंग 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 का यूज करना पड़ेगा। इज के साथ बीइंग, एम के साथ बीइंग, ऐसे वाज के साथ बीइंग, वर के साथ बीइंग और आर के साथ बीइंग का यूज कर लिया। कंटीन्यूअस है तो आपको हेल्पिंग वर्ब में बीइंग का यूज करना ही पड़ेगा। परफेक्ट की बात करें हम तो हैज हैव हैड और विल हैव शैल हैव तो रहता ही रहता है। नहीं, परफेक्ट में आपको टेंस में हैज हैव हैड विल हैव शैल हैव मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन इतना याद करिए कि परफेक्ट की बात करते हैं तो हम बीन 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 और बीन जोड़ देते हैं। ठीक है, आपके 3 3 6 2 8, यानी आपको क्लियर हो चुका है कि हम किस टेंस में किस हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग करते हैं। अब आप साथ में ही देखिएगा कि किस तरह से एग्जांपल्स में हम कितनी आसानी से एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को मिनटों में चुटकियों में उड़ा सकते हैं। और अभी तक हम फिर से आप बार बार कह चुके हैं कि इस तरह से आपको पूरे वाईटी पे किसी भी नहीं समझाया होगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को शेयर कर दीजिए जिससे वो सब लोग भी बहुत आसानी से इसको करेक्ट कर पाए। ठीक है, ये आपका एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस आपका हमने पहले कहा था कि 10 से 15 मिनट अधिकतम 20 मिनट का एक टॉपिक है जिसको पूरे साल भर
लेके चलने की जरूरत नहीं है कि आपके पेपर से पहले फिर आप पढ़ रहे हो, फिर आप एग्जाम से पहले पढ़ रहे हो, फिर भूल जा रहे हो। केवल आप 20-25 मिनट बहुत अच्छे से ध्यान दे दीजिए और आपका ये टॉपिक बिल्कुल कवर हो जाएगा। तो आप एक बार इसका पूरा स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए है यही। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब में चीजें क्लियर है तो आप एक्टिव पैसिव बहुत ही आसानी से बना सकते हो। एक बार फिर से आप देख लीजिए कि इंडेफिनिट की बात करें तो इज एम आर, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की बात करें इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग, प्रेजेंट परफेक्ट की बात करें तो हैज बीन, हैव बीन, पास्ट इंडेफिनिट की बात करें वाज वर, पास्ट कंटिन्यूअस की बात करें तो वाज बीइंग, वर बीइंग, और पास्ट परफेक्ट की बात करें तो हैड बीन। फ्यूचर इंडेफिनिट में विल बी, शैल बी, और फ्यूचर परफेक्ट में विल हैव बीन, शैल हैव बीन का यूज करते हैं। ओके, अब देखते हैं एग्जांपल्स, जिससे आपको कॉन्फिडेंस आता है कि आपने कितना पढ़ा है। ठीक है, तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया है। अब इसका शुरू करते हैं हम एग्जांपल्स कि एग्जांपल्स की मदद से किस तरह से हम इसको बहुत आसानी से चीजों को समझ सकते हैं। ओके, जैसा कि आप देख सकते हैं, अनुभव प्लेज द क्रिकेट विद मोहन। अनुभव मोहन के साथ क्रिकेट खेलता है, यानी हमने इसमें ऑब्जेक्ट ढूंढा। तो आप ऑब्जेक्ट को मोहन मत लिख लीजिएगा, ऑब्जेक्ट हमेशा मेन वर्ब के बाद होता है। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या है? द क्रिकेट। तो आपने क्या लिखा? ऑब्जेक्ट को क्या बना दिया? सब्जेक्ट, द क्रिकेट। ओके, अब आपने टेंस देखा, टेंस आपका है प्रेजेंट इंडेफिनिट का। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आप हेल्पिंग वर्ब अभी क्या लिखा है? इज, एम, आर का यूज करते हैं। तो क्रिकेट आपका क्या है? सिंगुलर है, द क्रिकेट इज। ओके, फिर मेन वर्ब की हमेशा क्या लगती है आपकी? थर्ड फॉर्म, इज प्लेड। फिर आपका तुरंत अनुभव हो जाएगा, अनुभव से पहले क्या लगाएंगे? बाय, बाय अनुभव। और आपका विद मोहन क्या है? रिमेनिंग पार्ट है, आरपी है, तो इसको आप ऐसे लिख देंगे विद मोहन। एक इसमें आप ये चीज कर सकते हैं कि विद मोहन को चाहे लास्ट में लिखिए, चाहे प्लेड के बाद लगा दीजिए यहाँ पर, तो बात आपका बिल्कुल सही है। द क्रिकेट इज प्लेड बाय अनुभव विद मोहन, या द क्रिकेट इज प्लेड विद मोहन बाय अनुभव। दूसरा वाक्य देखते हैं, ही हैज टेकन ए बाथ, वो स्नान कर चुका है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? ए बाथ। ओके, ए बाथ। अब हैज है, तो हैज के साथ हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज करते हैं? हैज बीन। ए बाथ हैज बीन टेकन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म टेकन। अगर आपको हेल्पिंग वर्ब अभी नहीं याद हुई है तो आपने जो स्क्रीनशॉट लिया है, उसको नोट किया है, आपने आज जो नोट किया है, तो उसको आप सामने रख के देखिए कि प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब हैज बीन। ए बाथ हैज बीन टेकन बाय, और ही का क्या हो जाता है? हिम। ओके, लास्ट देखते हैं, अनूप इज प्लोइंग द फील्ड। अनूप खेत जोत रहा है। तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? द फील्ड। द फील्ड हमारा क्या है? ऑब्जेक्ट। द फील्ड हेल्पिंग वर्ब में इज लगता है, इस आईएनजी को मैनेज करने के लिए हम बीइंग लगा देते हैं। द फील्ड इज बीइंग, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म तो रहनी ही रहनी है, प्लोड बाय, सब्जेक्ट क्या है? अनूप। ओके, खेत को अनूप के द्वारा जोता गया है। ठीक है, इस तरह से हम इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। अब हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ओके, तो कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं और बिल्कुल ही एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को बिल्कुल क्लियर कर देते हैं। आज के बाद आप खुद में एक प्रॉमिस कीजिएगा खुद से कि हमको आज के बाद एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस को पढ़ने की जरूरत पड़ेगी ही नहीं। ओके, अब आते हैं, लिखते हैं हम कि सुरेश रैंग द बेल। सुरेश ने घंटी बजाई। दूसरा वाक्य हम आपके सामने लिखते हैं, कविता वाज प्लेइंग हॉकी। कविता वाज प्लेइंग हॉकी। ओके, एंड लास्ट वन, कपूर had flew the kite। फ्लू क्या? फ्लोन आएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। कपूर हैड फ्लोन द काइट, कपूर पतंग उड़ा चुका था। ओके, अब इसको देखते बनाते हैं। सुरेश रैंग द बेल, तो आपका ऑब्जेक्ट क्या आ जाएगा? द बेल।
पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है तो हेल्पिंग वर्ब आपकी क्या लग जाएगी वाज। द बेल वाज और थर्ड फॉर्म आपकी क्या होती है रंग। द बेल वाज रंग बाई, सब्जेक्ट आप उठा के रख दिए सुरेश। कविता वाज प्लेइंग हॉकी, आप ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना दिए कविता, हेल्पिंग वर्ब आपकी लग गई वाज बीइंग, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लेड और बाई कविता। बाई कविता क्या बना कि हॉकी को कविता के द्वारा खेला जा रहा था। कपूर हैड फ्लोन द काइट, ऑब्जेक्ट उठा के आपने सब्जेक्ट बना दिया द काइट और आपने हेल्पिंग वर्ब इसमें लगा दी हैड बीन, द काइट हैड बीन फ्लोन, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म बाई कपूर। आप भी देख रहे हैं ना कितनी आसानी से आपके टेंसेस बन रहे हैं। देखिए मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, बार बार बता चुके हैं कि एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का ही मतलब होता है मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। होप आपको एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस बहुत ही आसानी से समझ में आया है। और देखिए आप किसी भी चीज़ को पढ़ रहे होते हैं, आप उसको भले ही थोड़ा ज़्यादा टाइम दे दें लेकिन बहुत ही अच्छे से पढ़िए और ऐसे पढ़िए कि उसको बार बार पढ़ने की जरूरत ना पड़े, आपके बस सामने आए और आपको पूरा रिवाइज हो जाए कि हमने यहाँ पे इस तरह से पढ़ा था। कि आपको कोई भी टेंस पूछा जाए, आपको एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिले, आपको इसके ऊपर का क्वेश्चन उसके नीचे का क्वेश्चन कॉपी में क्या लिखा है अगर वो भी आपके माइंड में आ रहा है तो आप समझिए कि हाँ आपसे पढ़ाई हुई है। और कोई भी चीज़ होती है वो आपको जरूरी नहीं कि बहुत ही आसानी से समझ में आ जाए, कुछ चीज़ें बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाती हैं, कुछ चीज़ों को आपको समझने में टाइम लग सकता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है जब आपको चीज़ें अपने आप से समझ में आने लगती हैं कि जब आप कोई चीज़ पढ़ रहे होते हैं उसमें कोई डाउट हो जाए तो वो डाउट क्या होता है कुछ दिनों के बाद जब आप खुद से पढ़ रहे होते हैं कुछ भी कर रहे होते हैं तो आपको डाउट अपने आप से जब क्लियर होने लगते हैं तब आपको ज़्यादा मजा आने लगता है पढ़ने में भी। तो पढ़ाई इस दुनिया का सबसे सरल लेकिन सबसे कठिन काम भी है। अगर आपको पढ़ने में मजा आता है तो आपके लिए पढ़ाई सबसे सरल चीज़ है और पढ़ने से आपका अगर डर लगता है तो आपके लिए पढ़ाई से कठिन इस दुनिया में कोई भी काम नहीं हो सकता है। तो पढ़ते रहिए, अच्छे से आगे बढ़ते रहिए और सोल्यूशन बाय सौरभ के साथ आपका हमेशा ही आपका साथ है, मेरा साथ आपके साथ है। आपको जो प्रॉब्लम हो आप कमेंट करके पूछिए, हम आपको जरूर आंसर प्रोवाइड कराएंगे, जल्दी से जल्दी आंसर देने की कोशिश करेंगे। और आपको नेक्स्ट टॉपिक में किसी से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप बताइए, हम उसके रिलेटेड वीडियो भी जल्दी से ही लेके आएंगे। थैंक यू वेरी मच, बने रहिए सोल्यूशन बाय सौरभ के साथ। चैनल को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए जिससे उनको भी चीजें आसान हो सके। लॉट्स ऑफ लक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।